مارچ کے مہینے میں جو ہم نے ادائیگیاں کرنی ہیں، جس کا آپ ابھی پہلے ذکر کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، وہ لگ بھگ $7 ارب کی ادائیگیاں ہیں اور $4.5 ارب پڑا ہے ہمارے اسٹیٹ بینک کے خزانے میں. تو پھر اگر ہم آئی ایم ایف کا حصہ نہیں بنتے تو پھر ڈیفالٹ کے چانسز جو ہیں وہ بڑے ہائی ہو جاتے ہیں. اور ڈیفالٹ کی صورت میں پھر اگر ہم سری لنکا کا ماڈل سامنے رکھتے ہیں تو ڈیفالٹ کے نتیجے میں بے تحاشا مہنگائی ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں پھر ساری امپورٹڈ چیزوں میں قلت آ جاتی ہے. اتنی قلت اور مہنگائی کے نتیجے میں سڑکوں پہ احتجاج شروع ہو جاتا ہے اور سڑکوں پہ احتجاج ہونے کے بعد. जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका. उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है. दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कितने दिन तक बचेगी, क्योंकि पाकिस्तान में अब हालात लगभग डिफॉल्ट की सिचुएशन पे है. तो कैसे आज ये पाकिस्तान के दोनों अर्थशास्त्री डिस्कशन कर रहे हैं कि पाकिस्तान में श्रीलंका से भी ज़्यादा बुरे हालात होने हैं, क्योंकि पाकिस्तान को अब आने वाले समय में कोई भी दोस्त मुल्क पैसा नहीं दे रहा है. तो कैसे ये कर्जों की अदायगियाँ होगी और कैसे आज श्रीलंका में जैसे तांडव मचा था वैसे का वैसे पाकिस्तान में मचता हुआ दिखाई दे रहा है. तो कहीं ना कहीं आज पूरा पाकिस्तान एक दोहरी मानसिकता और दोहरे सिस्टम में फंस चुका है, जिससे निकलने का कोई रास्ता पाकिस्तान को दिख नहीं रहा है. जबकि पाकिस्तान की सड़कों पे तांडव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और डिफॉल्ट का जो खतरा है वो पाकिस्तान को सताए जा रहा है. तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है. तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें. लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें. दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय. दोस्तों इंग्लिश अदब से कोई थोड़ा सा है, आपने जोसेफ हेलर का जो नॉवेल है 1961 में जो शाया हुआ था कैच 22, जिसमें वो एक दूसरे वर्ल्ड वॉर का एक जो पायलट है वो बॉम्बिंग के लिए जाता है और फिर उसके बाद वो जो है वो फ्रांस के अंदर, फिक्शनल सा नॉवेल है, वो फंस जाता है कि मैं निकलूं कैसे फौज से, अपने आप को पागल डिक्लेयर करूं ना करूं, ऐसे करता हूं तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करता हूं तो ऐसे हो जाएगा. तो कैच 22, वो कैच 18 था शुरू में, बाद में कैच 22, ये नॉवेल बड़ा जबरदस्त. मुझे बताइए कि मौजूदा हालात से ये कुछ कैच 22 आपके जहन में आ रहा है? जी अशफाक भाई. ये बिल्कुल ऐसे ही है, आपने सही कहा कि अगर हम IMF के शराइत को इम्प्लीमेंट करते हैं जी तो उससे भी तबाही होगी जी, और हुकूमत जो है वो सियासी कॉस्ट पे करने के लिए तैयार नहीं है. और अगर हम IMF के माहदों को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो और भी मुश्किलात में इजाफा होगा. तो वो भी वो उस कॉस्ट को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है. तो ये कैच 22 सूरत है, बिल्कुल यही सूरत है कि अगर करते हैं तो फंसते हैं, नहीं करते हैं तो फंसते हैं. अच्छा, आप मुझे जरा, मैं फरूख सलीम साहब की तरफ जाता हूं, लेकिन आप पहले मुझे बताएं जरा, ये टेक्निकली हम डिफॉल्ट कर गए हैं या नहीं? सॉवरेन डिफॉल्ट, टेक्निकल डिफॉल्ट, यानी हम कहां पे हैं इस वक्त? आप मुझसे पूछ रहे जी हैं? अशफाक साहब देखिए पहले मैं ये लोगों को समझा दूं आपको, क्योंकि मैं डील करता रहा हूं एज ए हेड ऑफ द डेट ऑफिस इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. टेक्निकल डिफॉल्ट क्या होता है कि जैसे आज 7 जनवरी है और हमने आपको पेमेंट करना था लेकिन हम आपको पेमेंट नहीं कर सके. इसका मतलब यह हुआ कि मैंने टेक्निकली तो डिफॉल्ट किया, मैं आपको पेमेंट नहीं कर सका हूं. आप मुझे, आपके पास 15 दिन के अंदर आप मुझे खत भेजेंगे कि डॉक्टर अशफाक साहब आपने मुझे 7 जनवरी को पेमेंट करना था और आपका पेमेंट हमें रिसीव नहीं हुआ है. तो अब मेरे पास फिर 15 दिन रहेगा कि मैं उसका जवाब दूं कि डॉक्टर शाहिद मसूद साहब मैं इस वजह से डिफॉल्ट नहीं कर सका, या मैं, ये मेरी मजबूरी थी और मैं इंशाल्लाह कर दूंगा फला पीरियड तक. तो मुझे लिटरली 1 महीना मिल जाता है. तो उस 1 महीने में फिर मैं क्या करूंगा, मैं फारूक सलीम साहब से लेकर पैसे आपको दे दूंगा वक्त से पहले. तो मैं वो ग्लोबल डिफॉल्ट से बच जाऊंगा. टेक्निकली तो मैंने डिफॉल्ट किया लेकिन ग्लोबल डिफॉल्ट से बच जाऊंगा. तो ये है, पाकिस्तान ने अभी तक कोई ऐसा डेट नहीं है जो वक्त पे पेमेंट नहीं किया हो. अभी जैसे कल परसों भी उन्होंने 2 बैंकों को जो पेमेंट की है, बड़ी हैवी पेमेंट थी वो, लेकिन उन्होंने किया है वक्त पे पेमेंट. तो हमने टेक्निकली डिफॉल्ट अभी तक नहीं किया है. नहीं, यानी टेक्निकली कर दिया है या सॉवरेन कोई डिफॉल्ट नहीं है? अभी तक कोई डिफॉल्ट नहीं है, ये अल्लाह का शुक्र. मैं आपको यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब किसी के पेमेंट ड्यू हो
और उस ड्यू डेट में मैं पेमेंट ना कर सकूं, ठीक है, तो फिर टेक्निकली डिफॉल्ट किया है पाकिस्तान ने, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक कोई टेक्निकल डिफॉल्ट नहीं किया है। अच्छा, तो यानी हम इस वक्त अगले महीने अगर यानी एक महीने के 25 दिनों के, तो इसको हम कैसे किस सिचुएशन से मिला सकते हैं ग्लोबल लेवल पे, या मतलब या पाकिस्तान में तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ, यानी कैसे, ये कौन से हालात हैं इस वक्त, फिर कहाँ पे हैं हम इस वक्त? देखिए, हमने 1998 में जब हम पे इकोनॉमिक सैंक्शन लगा था, तो उस वक्त भी यही कैफियत थी कि जब पेमेंट की बारी आ रही थी तो हमारे पास उसके पैसे नहीं थे, तो हम क्या करते थे, हम दूसरों से लेते थे और लेके फिर उनको वक्त से पहले दे दिया करते। नहीं, लेकिन दूसरे नहीं दे रहे हैं ना, अब दूसरे कह रहे हैं आईएमएफ की, यानी इस वक्त वो हालात नहीं है ना। नहीं, आप किसी मेंबर ममालिक की बात कर रहे हैं, किसी दोस्त ममालिक की बात कर रहे हैं, हाँ। या किसी हजारों की बात कर रहे हैं। हम बहुत कुछ और भी किया करते थे। उस जमाने में नेशनल क्रेडिट बैंक हुआ करता था, तो हम और सिटी बैंक भी हुआ करता था, तो हम ये नेशनल क्रेडिट बैंक को या और जो फॉरेन बैंक थे पाकिस्तान में, उनके जो कंट्री हेड थे उनसे कहते थे कि आप डॉलर लेकर आओ। ठीक है, अच्छा मैं अशफाक साहब आपके पास वापस आता हूँ। फारूक सलीम साहब मुझे ये बताएं कि 25 दिन के बाद क्या होगा अगर हमें सऊदी अरेबिया और यूएई और बाकी मुल्क कहते हैं कि उन्होंने तो पैसे रखवाए थे ना हमारे पास कि हम आईएमएफ के साथ मुआहदा करें, आईएमएफ की कंडीशंस बिल्कुल अलग हैं, वो कह रहे बिजली बढ़ाओ, पैसा जो है वो लेवी के ऊपर करो, उसको डॉलर रेट को ऊपर नीचे, तो हम आईएमएफ में अगर होते हैं तो वो पैसे देते हैं, ये भी कल पूछा है उनकी एमडी ने शहबाज शरीफ साहब से। तो मुझे बताएं कि अगर यानी 25 दिन के बाद क्या होगा अगर हमें उन्होंने पैसे नहीं दिए और कहा कि जी आप आईएमएफ में हैं तो पैसे हम देते हैं आपको, वो कह रहे हैं, वो पूछ रही खातून आईएमएफ वाली कि आपको दे दिए हैं पैसे उन्होंने सऊदी अरब ने, और ये क्या सूरत हाल है? जी डॉक्टर साहब, आपने शुरू में कैच 22 का जिक्र किया था। कैच 22 को थोड़ा सा आगे लेके बढ़ते हैं। अगर हम आईएमएफ की शराइत मान जाते हैं, उनके पैकेज का हिस्सा बन जाते हैं, तो दो चीजें बड़ी वाज़ेह तौर पे सामने आएंगी। एक तो ये कि 15 से 20% जो रुपए की वैल्यू है उसको नीचे लाना पड़ेगा, यानी कि डिवैल्यूएशन होगी, और उसके नतीजे में महंगाई मजीद बढ़ेगी। हमें पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स अभी बता रहा है कि महंगाई की शरह 30% है, तो फिर आप सोचिए कि ये 40-45% पे चली जाएगी। अगर हम आईएमएफ के पास नहीं जाते तो फिर देखिए कि फरवरी और मार्च के महीने में जो हमने अदायगियां करनी हैं, जिसका आप अभी पहले जिक्र कर रहे थे डॉक्टर साहब के साथ, वो लगभग 7 अरब डॉलर की अदायगियां हैं और 4.5 अरब डॉलर पड़ा है हमारे स्टेट बैंक के खजाने में। तो फिर अगर हम आईएमएफ का हिस्सा नहीं बनते तो फिर डिफॉल्ट के चांसेस जो हैं वो बड़े हाई हो जाते हैं, और डिफॉल्ट की सूरत में फिर अगर हम श्रीलंका का मॉडल सामने रखते हैं तो डिफॉल्ट के नतीजे में बेतहाशा महंगाई होती है, उसके नतीजे में फिर सारी इम्पोर्टेड चीज़ों में किल्लत आ जाती है। इतनी किल्लत और महंगाई के नतीजे में सड़कों पे एहतजाज शुरू हो जाता है, और सड़कों पे एहतजाज होने के बाद श्रीलंका में हमने देखा कि फौज की तैनाती कर दी जाती है। तो इस वक्त सिचुएशन तो रियली रेड अलर्ट के करीब है। आप देख रहे हैं कि इंडस मोटर ने ऐलान कर दिया बंद करने का, सुजुकी ने बंद करने का ऐलान कर दिया, मिलेट ट्रैक्टर्स वाले बंद हो गए हैं, डॉलर्स वाले बंद हो गए हैं। हत्ता कि निशात चुनिया जिसके मालिक जो हैं वो मियां मंशा साहब हैं, जो पाकिस्तान की अमीर तरीन शख्सियत है, अगर वो भी अपनी टेक्सटाइल मिल नहीं चला सकते तो आप सोचिए कि और कौन चला पाएगा। अब ये हालत है कि ब्लड प्रेशर की जो अद्वियात हैं उनमें कुछ किल्लत आ रही है। कोई 30% पाकिस्तान की आबादी जो है वो शुगर का मरीज है, आप जानते हैं। अब वहाँ पे उनकी अद्वियात में किल्लत आ रही है, एक्सरे की फिल्म में किल्लत है, एमआरआई की फिल्म में किल्लत आ रही है। तो रेड अलर्ट की सिचुएशन है डॉक्टर साहब। आपको कोई खबर मिली कि ये जो दिल में स्टेंट्स डालते हैं इमरजेंसी में, इनकी शॉर्टेज के इम्कानात हैं? डॉक्टर साहब सवाल दोहरा दीजिए। मैंने कहा जो इमरजेंसी में स्टेंट्स डालते हैं ये हार्ट के अंदर, इसकी भी कमी कहीं से रिपोर्ट हो रही है, आपके पास कोई खबरें हैं ऐसी? जी, सुना ये है कि जो अस्पताल सिर्फ इमरजेंसी टाइप के ऑपरेशन हैं वो कर रहे हैं, और जो इलेक्टिव सर्जरी बहुत सारी आ रही है उसमें उसको डिले किया जा रहा है। अच्छा, तो ये और लेकिन हम जो, अच्छा मुझे ये बताएं कि वो ये कह रहे हैं कि जी आप आईएमएफ से मुआहदा करें तो हम पैसे देंगे आपको, अभी तक उनकी तरफ से ये इंडिकेटर है।
یہ جو ڈونرز کانفرنس ہے اس کا نام اگر ہم اقوام متحدہ کی وہ سلائیڈ اگر ہم دکھا سکیں تو اقوام متحدہ کی جو انہوں نے جو اس کا نام رکھا ہے وہ انہوں نے UNDP کی جو 10th سلائیڈ ہے وہ ہے انٹرنیشنل کانفرنس آن کلائمیٹ ریزیلینٹ پاکستان. اچھا، اور اس میں سے انہوں نے اگر میں US ایڈ کی سلائیڈ بھی ساتھ دکھا سکوں تو وہاں پہ ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر ایزوبیل کولمن جو ہے وہ جنیوا پہنچ گئی ہیں اور وہ لیڈ کریں گی امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی آفس آف فارن اسسٹنس ڈاکٹر ریفنا رینڈ کے ساتھ امریکن ڈیلیگیشن کو. ٹھیک ہے نا، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور ان کی طرف سے ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر جو ہیں وہ آ رہی ہیں، یعنی ان کا کوئی ان کی جو MD IMF نے شہباز شریف صاحب سے معذرت کر لی ہے کہ میں وہاں پہ نہیں آ سکتی. اچھا، اب مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو اب اس میں تو وہی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پلان پیش کریں موسمیات کے حوالے سے. اس کا نام ڈونرز کانفرنس نہیں ہے اشفاق صاحب، یہ موسمیات کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پلان پیش کریں کہ جی پیسہ کہاں خرچ ہوگا، کتنا چاہیے، کیا ہم نے ان کو پلان دیا. ہم کہہ رہے ہیں پیسہ چاہیے ہمیں 16 ارب. تو اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ ڈونرز کانفرنس نہیں ہے، یہ کلائمیٹ پہ کانفرنس ہو رہی ہے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تھوڑا سا انہوں نے اس کانفرنس کو اسکیل ڈاؤن کر دیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو بھی ملک ہم جس پہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ آئیں گے اور ہمیں پیسے ویسے پلیس کر سکتے ہیں، وہ سب ہی مشکلات کے شکار ہیں اس وقت دنیا میں. تمام یورپ جو ہے اس وقت انرجی کرائسس کے بعد وہاں پر بھی بڑی مہنگائی ہے اور بجلی کی قیمتیں، گیس کی قیمتیں آسمان کو پہنچی ہوئی ہے، تو ان کی اکانومی بھی آلموسٹ انڈر ریسیشن میں جانے والی ہے، جا چکی ہے.